गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में पुनश्च आपका स्वागत है। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि नए नए वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। और इसी के साथ गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। ओके, चैप्टर वही चल रहा अपना अध्याय नंबर 16 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 2 और उसका आज लेक्चर नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे और आएंगे अपने पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है कि अपन अप्लाई अब टेक्निक्स तो अपने पढ़ ली कि पादप उत्तक संवर्धन ये तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से अपन संपूर्ण पादप को विकसित कर सकते हैं। अब इस संपूर्ण पादप को विकसित अपन इनसाइड लेबोरेटरी कंडीशन में कर सकते हैं। तो इसका अपने दैनिक जीवन में अपन उपयोग है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से उन्नत किस्म की या पौधों की संख्या में गुणन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो एप्लीकेबल ऑफ दी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। अब अपन बात करें अनुप्रयोग की। अनुप्रयोगात्मक मतलब एक होता प्रयोग किया, प्रयोग को अप्लाई करके उनको दैनिक जीवन में उतारना अनुप्रयोग कहलाता है। पहला है अनुप्रयोग वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। अपन ने सबसे पहले पादप उत्तक संवर्धन स्टार्ट किया था, उसमें बताया था कि पादप उत्तक संवर्धन की सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रोपगेशन विधि है जिसमें कम समय में कम जगह में बहुत सारे पादपों का मल्टीप्लिकेशन गुणन है वो किया जाता है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि में मुख्य रूप से उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा पादपों के पुनर्जनन की जो प्रक्रिया है, नए पादप विकसित करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसे अपन सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। और सूक्ष्म प्रवर्धन में महत्वपूर्ण रूप से पौधे और चयनित नोवल प्लांट्स के शीघ्र गुणन तकनीक में इसका उपयोग किया जाता है। नोवल प्लांट यहाँ शब्द आया, नोवल प्लांट के गुणन में, नोवल प्लांट के गुणन में। तो यहाँ पर नोवल प्लांट का मतलब है कि जो आपने एक प्लांट लेकर के एक प्रयोग किया और उससे आपको पता चला कि हमें इनकी सहायता से अपन गुणन कर सकते हैं, तो नोवल प्लांट का अधिक संख्या में गुणन कर सकते हैं। इस प्रकार से इस सूक्ष्म प्रवर्धन की इस विधि के द्वारा ऑर्किड्स क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्किड्स प्लांट होते हैं जो शोभाकारी प्लांट जिसको अपन कह सकते हैं। अच्छे कलर के, आकर्षक कलर के क्या होते हैं? पुष्प होते हैं और वो शोभाकारी उसमें गार्डन में या शादी ब्याह के फंक्शन में ऑर्नामेंटल प्लांट को लगाया जाता है। तो इनका भी अपन सूक्ष्म प्रवर्धन की सहायता से ऑर्किड्स प्लांट का गुणन भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्किड्स हैं, जैसे कैटेलिया है, डेंड्रोबियम है, डेंड्रोबियम जैसे बहुत सारे ऑर्किड्स प्लांट हैं जो शोभाकारी प्लांट के रूप में कार्यरत होते हैं। तो इसको अपन नोवल प्लांट गुणन के माध्यम से, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि के माध्यम से इस ऑर्नामेंटल प्लांट को विकसित किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि इसी ऑर्नामेंटल प्लांट का व्यवसायिक स्तर पर भी इसका गुणन करवाना चाहे कि सर इसका हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो नर्सरी होती है, उस नर्सरी में भी आप इसका कार्यक्रम चला करके नए प्रकार के कार्य को संपादित कर सकते हैं। तो ये थी पहला अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग मतलब अब आप इसका कॉमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसे शोभाकारी और ऐसे उन्नत किस्म वाले पादप है, उस उन्नत किस्म वाले पादपों का बहुगुणन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, और उस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप जिसको भी किसान को इसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको वहां पर उसको क्या करना? सप्लाई करना। शादी ब्याह में ऑर्नामेंट प्लांट को भी सप्लाई करके एक आप अपना एक अलग से व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपकी आय बढ़ेगी। वो हो जाएगा आपका अनुप्रयोग। ठीक। दूसरा है
वायरस फ्री प्लांट निर्मित करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विषाणु मुक्त पादप निर्मित करना। और आपको बताया था कि विषाणु मुक्त पादप को प्राप्त करने के लिए हम इस सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि में एक्स प्लांट के रूप में लेते हैं सेम का मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम, या इसको कहते हैं सिरस्थ विभज्योतक, सिरस्थ विभज्योतक उत्तक, सिरस्थ विभज्योतक उत्तक या शूट एपिकल मेरिस्टेम। यानी कि जो पादप का टिप पोर्शन होता है, अब क्या होता है कि प्रारंभिक स्तर में जब अपन नवोद्भिद पादप है, उस नवोद्भिद पादप को उगाने की प्रैक्टिस ट्राई करते हैं, उस संदर्भ में आपका नवोद्भिद 1000 प्रकार के विषाणुओं से, जीवाणुओं से, कीटाणुओं से रोग प्रतिरोधक को सहन करने में सक्षम नहीं हो पाता, और फलस्वरूप आपका छोटा नवोद्भिद प्लांट की ही मृत्यु हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप पूरा होल प्लांट संपूर्ण पादप को निर्मित नहीं कर सकेंगे। जिसके दौरान अब अपने पास टेक्निक से, इस तकनीक के माध्यम से ये जो पादप का टिप पोर्शन है, ये जिसको अपन कहते हैं सिरस्थ विभज्योतक, इस सिरस्थ विभज्योतक है, ये जो इतना टिप पोर्शन है इसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये प्रत्येक पादप की कोशिका में सबसे ऊपर वाला टिप पोर्शन है वो सिरस्थ विभज्योतक उत्तक होता है, और ये सिरस्थ विभज्योतक उत्तक है वो वायरस फ्री, वायरस मुक्त कोशिका होती है। और वायरस मुक्त कोशिका होने का कारण है कि इस SAM शूट एपिकल मेरिस्टेम में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, और समसूत्री विभाजन के कारण वायरस है वो इतना तेजी से विकास या विभाजन नहीं कर पाने के कारण वायरस पीछे रह जाता है, और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप वो वायरस मुक्त रह जाती है। तो अब आपको वायरस मुक्त पादप यदि प्राप्त करना है तो इस टिप पोर्शन को लेकर के आप इनसाइड लेबोरेटरी कंडीशन में जो टेक्निक्स आपको बताई है उस टेक्निक्स के माध्यम से संवर्धित करके बहुत सारे वायरस फ्री प्लांट विकसित कर सकते हैं। ऐसा कार्य पोटैटो वायरस S और पोटैटो वायरस X की प्रजातियां, वायरस फ्री पादप प्रजातियां आलू में विकसित की जा चुकी है। इसके अलावा एक बनाना केला पादप में G19 एक किस्म है, उसको भी वायरस फ्री विकसित किया गया है। तो आप इस टेक्निक्स के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में या व्यावसायिक स्तर पर इसका एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आप विषाणु रहित पादप को भी निर्मित कर सकते हैं। तो अभी बताया मैंने आपको कैसे करेंगे और किस प्रकार से इसका अनुप्रयोग होता है। दो अनुप्रयोग की अपने बात की। अगला है वो है आर्टिफिशियल सीड्स का प्रोडक्शन, कृत्रिम बीजों का निर्माण। कि सर कृत्रिम बीजों के निर्माण की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? तो स्वाभाविक है कि अपन खेत में अपने फसल पक जाती है और फसल पक जाने के बाद अपन बीजों का भंडारण, और कभी कभार बीजों के भंडारण में क्या रह जाती है, अनियमितता रह जाती है, और अनियमितता रह जाने के कारण यदि अपन उस बीज को खेत के अंदर बोना चाहे तो वो बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे। फलस्वरूप किसान का समय और वो सीजन दोनों क्या रहेगी, का वेस्टेज चली जाएगी। इसलिए अब आप क्या करना चाहते हैं, कृत्रिम बीज, आर्टिफिशियल बीज बना करके किसान को सप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन ये इसका एप्लीकेबल हो गया, यानी कि अपने दैनिक जीवन में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अक्सर ये कृत्रिम बीजों का निर्माण करते कैसे, ये उस समय बताया था, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। अब इस कृत्रिम बीजों का हमें निर्माण करना है तो सिंपल सी प्रोसेस है कि आप पादप का कायिक भ्रूण ले लें, सोमेटिक एम्ब्रियो ले लें, या फिर प्रो की कलिका ले, परोकलिका जो ऊपर वाला टिप पोर्शन आता है उसकी बात करें, ये लेनी। अब आपको क्या करना है, पेट्री डिश या कॉनिकल फ्लास्क या बीकर है, उसमें आप सबसे पहले इस एक्स प्लांट को ले लें। ये एक्स प्लांट के रूप में आप यहाँ पर काम में लेंगे सोमेटिक एम्ब्रियो एवं परोकलिका, ठीक है, ले ली, वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद हमारे पास दो केमिकल है। पहला केमिकल है सोडियम एल्जीनेट, दूसरा है कैल्शियम एल्जीनेट, अर्थात सोडियम एवं कैल्शियम एल्जीनेट रसायन
इस रसायन की सहायता से स्काइक भ्रूण और परोकलिका को अपन उससे क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। उपचारित करेंगे तो जो ये भाग है, इस भाग के चारों ओर इसका एक आवरण बन जाएगा, किसका, सोडियम और कैल्शियम एल्जिनेट का, और धीरे धीरे ये परोकलिका और कायिक भ्रूण आपका विकसित हो जाएगा, किसमें, बीज में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बीज में। तो इस प्रकार से आप कम समय में इन रसायनों की सहायता से, इन केमिकल की सहायता से बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर कृत्रिम बीज को निर्मित कर सकते हैं, और उस कृत्रिम बीज को आप किसान तक सप्लाई, व्यावसायिक स्तर पर आप अपने अनुप्रयोग को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। पादप का एक्सप्लांट के रूप में कायिक भ्रूण और परोकलिका को लेकर के सोडियम एवं कैल्शियम के एल्जिनेट से आप इसको ट्रीट करें। फलस्वरूप कुछ समय के बाद उन कोशिकाओं के चारों ओर कैप्सूल आवरण बढ़ जाएगा। आवरण बढ़ने के बाद ही आपके कृत्रिम बीजों का निर्माण है वो हो जाता है। इस प्रकार कृत्रिम आर्टिफिशियल सीड निर्मित हो जाएंगे, और उस आर्टिफिशियल सीड फिर आप किसान को सप्लाई करेंगे तो वो उसकी उच्च अंकुरण क्षमता होगी, उच्च हाई क्वालिटी वाला होगा, अच्छा होगा, सुडौल होगा और परिपक्व होगा, जो आपको उत्तम बीज के गुण बताए थे हो सकते। क्लियर। दूसरा है भ्रूण बचाव, या इसे कहते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। एम्ब्रियो रेस्क्यू में भ्रूण बचाव का मतलब क्या हुआ। अब भ्रूण कहाँ पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है बीज के अंदर, ठीक है। ये बीज और बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण। अब बीज का मुख्य भाग ही एम्ब्रियो है, भ्रूण है। भ्रूण होगा तभी आपका जो बीज है वो अंकुरित होकर के पूरे नवोदित पादप को विकसित करने का क्या करता है, काम करता है, अन्यथा नहीं करता। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अंतरजातीय संकर, अंतरजातीय मतलब एक ए स्पीसीज है, दूसरी बी स्पीसीज है, तो ये अलग अलग जातियां होंगी, और अलग अलग जातियों के संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के माध्यम से कुछ ऐसे पादप विकसित किए हुए, और उस पादप के द्वारा जब भी फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में बीजों का निर्माण होगा, तो उस बीज में भ्रूण के नष्ट होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो अपन इस टेक्निक्स के माध्यम से, पादप उत्तक संवर्धन तकनीक के माध्यम से उस अंतरजातीय संकरण विधि के द्वारा विकसित किए हुए पादपों के बीजों के भ्रूण को रेस्क्यू कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्लियर। तो ये अगेन एक टेक्निक्स हो गई कि बीज के अंदर मौजूद भ्रूण को अपन बचा सकते हैं। अगली अनुप्रयोग है वो है पुंजनीय अगुणित पादपों का उत्पादन करना, और अगुणित पादप के उत्पादन के बाद आपका द्विगुणित पादप भी आप निर्मित कर सकते हैं। तो सर ये कैसे होता है, ये आपको बताया था उसमें कि एक होते हैं परागकण, ठीक है, पोलन ग्रेन, और दूसरा है परागकोश। तो परागकण एवं परागकोशों के कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवा करके आप अगुणित पादप को निर्मित कर सकते हैं। और जैसे ही आपका अगुणित पादप विकसित हो जाता है, उसके बाद आप कोल्चिसिन के ट्रीटमेंट के माध्यम से द्विगुणित पादपों का विकास भी कर सकते हैं। तो अगेन ये टेक्निक्स होगी जो आपका उपयोगी भाग है, उस उपयोगी भाग को काम में लिया जा सकता है। अब के सर अगुणित बीजों का उत्पादन हम क्यों कर रहे हैं, तो ये आपके अगुणित पादप की जो प्रोसेस है ये आपको हेल्प करवाएगी प्लांट ब्रीडिंग में, पादप प्रजनन में सहायता प्रदान करेगी। और जैसे ही पादप प्रजनन में सहायता प्रदान करेगी तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपको शुद्ध वंश क्रम उपलब्ध हो जाता है। शुद्ध वंश क्रम का मतलब कि एक प्रजाति कोई है जिसकी अच्छी गुणवत्ता नहीं है, लेकिन जैसे कि ये प्लांट, ठीक है, इस प्लांट के समस्त जड़ है, तना है, पर्ण है और ये पुष्प वाला भाग है, ठीक है। अब इस पूरे पादप के कोई भी भाग उपयोगी नहीं है, और इसका जो परागकोश है, ठीक है, परागकण है, ये उपयोगी भाग है, ठीक है। और एक दूसरी जाति है, दूसरा बी प्लांट है, इस बी प्लांट में ये समस्त भाग काम के हैं, लेकिन इसके अंदर जो परागकोश है वो काम का नहीं। तो आप ए प्रजाति और ये बी, इसमें उपयुक्त गुणवत्ता वाला क्या है,
परागकण या परागकोश, इसमें उपयुक्त गुणवत्ता वाले जड़, तना, पत्ती, लेकिन इसका परागकोश है वो उपयुक्त नहीं है। तो आप इस विधि के द्वारा पादप प्रजनन के माध्यम से शुद्ध वंश क्रम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि ए और बी जाति का अंतर जातीय हाइब्रिडाइजेशन करवा करके इस परागकण के गुणों को बी प्रजाति के अंदर डाल दोगे तो बी प्रजाति में ए के गुण आ जाएंगे और बी में ऑलरेडी पहले जड़, तना और पत्तियों वाला तो शुद्ध गुण ऑलरेडी उसके अंदर क्या था, मौजूद था। अब ये जो बी प्लांट है ये एकदम आपका क्या हो गया, शुद्ध पौधा आपके पास प्राप्त हो गया। अब इससे सभी प्रकार की क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप पादप प्रजनन की क्रिया में पुंजनीय अगुणित के उत्पादन में या अगुणित हैप्लॉइड कल्चर आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके कारण आप फसलों में शुद्ध वंश क्रम को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ओके। अगला है त्रिगुणित पादपों के उत्पादन में ट्रिप्लोइड प्लांट, ठीक है। और ट्रिप्लोइड प्लांट का मतलब हुआ 3n, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आपको पहले बता चुके कितनी होगी, 3n। अब यहाँ पर 3n के रूप में कि सर हम यदि x प्लांट लेना चाहे, किसमें, इसमें कि त्रिगुणित पादपों का हमें उत्पादन करना है पादप उत्तक संवर्धन विधि से, तो कि सर कैसे करेंगे? तो इनके लिए आप x प्लांट के रूप में काम में ले लेंगे क्या, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष जिसको कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। और एंडोस्पर्म की प्राकृतिक रूप से एंजियोस्पर्म पादपों का जो भ्रूणपोष है वो प्राकृतिक रूप से कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। इसमें 3n गुण पाया जाता है। तो आवर्तबीजी पादपों आपने 11 में पढ़ा है कि आवर्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन और त्रिशल्यन की प्रोसेस पाई जाती है। तो उस त्रिशल्यन की प्रोसेस में एक परागकण, एक नर युग्मक और दो द्वितीयक केंद्रीय कोशिका के केंद्र का आपस में मिलकर 2n + 1n = 3n संरचना को निर्मित करते हैं, वो हो जाती है आपकी भ्रूणपोष। तो आप त्रिगुणित पादप को विकसित करने के लिए एक्स प्लांट के उपयोग में क्या लेंगे, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को संवर्धित करके आप अब जो त्रिगुणित पादप विकसित होंगे भ्रूणपोष के माध्यम से, उनकी एक विशेषता होगी कि उनसे बनने वाले फल है वो कैसे होंगे, बीज रहित, सीडलेस होंगे, ठीक है। सीडलेस प्लांट होंगे, सॉरी सीडलेस फ्रूट होंगे। तो त्रिगुणित पादप जो विकसित होंगे वो कैसे होंगे, सीडलेस, बीज रहित होते हैं। तो कि सर हमें बीज रहित पादप, सॉरी बीज रहित फ्रूट वाले पादप को क्या करना, विकसित करना। तो आप पीटीसी तकनीक माध्यम से आप त्रिगुणित पादप भाग का संवर्धन करवाएं, जिससे आपके जो भी उस पादप के ऊपर फल बनेंगे उसमें बीजों का संश्लेषण बिल्कुल ही नहीं होगा। और वैज्ञानिकों ने इस त्रिगुणित पादप संवर्धन की विधि के माध्यम से बनाना, केला, सेब, संतरा, अनार और ग्रेप्स, विटिस विनिफेरा, अंगूर जैसे पादपों को बीज रहित तैयार किया गया है। तो आपने देखा होगा अंगूर खाते हो, अंदर बीज आते नहीं आते। केला, बनाना खाते हो, बड़े चाव से खा सकते हो, क्या उसमें बीज आ रहे? तो ये क्या है कि बीज यदि बनाना में होंगे तो सफलतापूर्वक अपने को खाने में इसकी थोड़ी क्या होगी, समस्या। तो इस प्रकार से त्रिगुणित पादप के संवर्धन से इस बीज रहित फलों को निर्मित किया गया है इन वैज्ञानिकों ने। बाकी अभी ट्रायल चल रहा है, जो आपका तरबूज और खरबूज जो भोजन के रूप में आप फ्रूट के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उस तरबूज और खरबूज के अंदर भी बीज आते हैं। तो वो जब अपन खरबूज और तरबूज को फ्रूट लेते हैं तो उसमें सीड्स होते हैं, वो हमें खाने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उनमें भी ट्रायल चल रहा है कि इसमें से हम कैसे हम बीजों को नष्ट करने की कोशिश करें। हालांकि पादप प्रजनन की विधि के माध्यम से ये काम संपादित हो रहा है कि धीरे धीरे जो इसके अंदर बीज बने उस बीज की साइज है वो थोड़ी डिक्रीज हो रही है। वर्तमान में जो साइज है बीज के अंदर साइज है उसको डिक्रीज तो किया है, लेकिन अभी बिल्कुल ही खत्म है, वैज्ञानिक नहीं कर पाए। तो वो आने वाले समय में ये काम है वो हो जाएगा। इसी के साथ साथ जिससे इसका इकोनॉमिक्स, आर्थिक महत्व है वो बढ़ जाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, कायिक संकरण का कार्य संपादित किया जा सकता है। इसके अलावा कायिक क्लोनीय विविधता, इसको कहते हैं कायिक क्लोनीय विविधता, या इंग्लिश में मैं इसे कहना चाहूं तो कहता हूं सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा
क्लोनल वेरिएशन, या इसको कहते हैं कायिक क्लोनीय विविधता। सोमाक्लोनल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि अपन पादप विकसित कुछ करना चाह रहे हैं और पादप में एक सडनली ऐसा चेंजेस आ गया, क्या आ गया, चेंजेस, और वो अचानक से ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो हानिकारक परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि वो हमारे लिए कैसा हो गया, लाभदायक हो गया। तो इसको कहते हैं सोमाक्लोनल वेरिएशन। और सोमाक्लोनल वेरिएशन है वो गन्ने के प्लांट में है वो देखा गया है कि गन्ना का प्लांट है वो विकसित कर रहे थे साइंटिस्ट, और इसमें कुछ ऐसे वेरिएशन देखे गए जिसके कारण उसकी हाई उपज की मात्रा में धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ोतरी होती गई, और गन्ने के प्लांट की लंबाई इंक्रीज होती गई। चेंजेस कुछ और करना चाहते थे लेकिन चेंजेस कुछ और हो गया। तो इस प्रकार की जो विविधता होती है इसको कहते हैं कायिक क्लोनीय विविधता। कायिक का मतलब है पादप की कायिक कोशिका में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने गन्ना का शुगर कैन का एग्जाम दिया है। शुगर कैन की कायिक कोशिका में क्या हो रही है, बढ़ोतरी, और गन्ना जितना कायिक वृद्धि ज्यादा करेगा उतना ही जो शुगर कैन का जो कंटेंट मात्रा है वो इसकी कितनी क्या होगी, हाई वैल्यू में होगी। तो ये होती है सोमाक्लोनल वेरिएशन। सोमाक्लोनल वेरिएशन है वो कृषि के क्षेत्र में है वो बिल्कुल ही लाभदायक होती है, हानिकारक नहीं होती है। और लास्ट एंड फाइनल इसका है जनन द्रव्य संरक्षण। अगला है अनुप्रयोग, वो क्या है, जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य संरक्षण के रूप में आप पीटीसी को उपयोग में ले सकते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण इसको कहते हैं जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन है वो आप किसी भी पादप का दो तरीके से है वो कर सकते हैं। और वो दो तरीका, जनन द्रव्य का मतलब पादप का कोई भी भाग, पादप का आप परो सबसे ऊपरवाटी पोर्शन, तना, जड़, पतियां, बीज या अन्य कोई भाग, परागकण है, परागकोश है, इसके अलावा कोई पादप है जिसकी अंडकोशिका है, एग सेल है, इनको सभी को इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में क्या करना, संवर्धित करना, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना, और जब भी उसकी आवश्यकता रिक्वायरमेंट पड़े तो अपन उस लैब से लाकर के उसको संवर्धित करवा कर उसकी संख्या में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऐसी कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेंजर्ड मतलब विलुप्त होने की कगार पर जो संकटग्रस्त पादप प्रजातियां, तो उन संकटग्रस्त पादप प्रजातियों का जनन द्रव्य संरक्षित किया जाता है। क्यों किया जाता है सर, ऐसा क्यों करते हैं? इनको करने का एक कारण है कि अब क्या है, संकटग्रस्त मतलब विलुप्त होने के कगार पर ऐसी जातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है, उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब विलुप्त हो जाए या कब विलुप्त की कैटेगरी में समाहित हो जाए। तो उनका जनन द्रव्य संरक्षण, पादप का कोई भी भाग, ऐसा कोई उत्तक हो सकता है, जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पतियां हो सकती है, परागकोश, परागकण या अंडकोशिका या इसका भ्रूण पोष हो सकता है। यानी कि जो जो पादप के भाग अपन एक्सप्लांट के रूप में उपयोग में लेते हैं वो समस्त भाग है वो काम में लिए जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य संरक्षण क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसी एंडेंजर्ड प्रजातियां, स्पीसीज है, उनको बचाए रखने के लिए उस पादप जातियों का जनन द्रव्य है वो इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में संग्रहित किया जाता है। अब ये जनन द्रव्य संरक्षण है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है इन विट्रो, ठीक है, और दूसरा होता है एक्स विट्रो। इन विट्रो, एक्स विट्रो का मतलब है स्वस्थान संरक्षण, और इन विट्रो का मतलब है बहिस्थान संरक्षण। बहिस्थान मतलब बाहर, कहाँ, मतलब स्वस्थान का मतलब है स्वयं की जगह पर, यानी कि जो प्लांट जिस जगह पर खड़ा है उसी जगह पर उसको संरक्षण प्रदान करना। जैसे कि इसमें आपके वनस्पति उद्यान लगाते हैं, बॉटनिकल गार्डन तैयार करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं तो उसी जगह पर उस पादप जाति को संरक्षण प्रदान करने की किए जाने वाले प्रयास को
स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। दूसरा होता है बहिस्थानीय, और बहिस्थानीय संरक्षण होता है वो होता है इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन, यानी कि लैब के अंदर है वो इनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। अब इनसाइड लेबोरेटरी कंडीशन में पादप का आप टिश्यू प्लांट ले सकते हैं, उत्तक ले सकते हैं, रूट जड़ ले सकते हैं, स्टेम तना ले सकते हैं, इसके अलावा लीव्स पर्न ले सकते हैं, इसके अलावा पोलन ग्रेन परागकण ले सकते हैं, पादप की ईग सेल अंड कोशिका ले सकते हैं, एंडोस्पर्म भ्रूण कोश को ले सकते हैं, इत्यादि सभी भागों को लेकर के आप इसे लिक्विड नाइट्रोजन की -196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन के 196 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार का कार्यक्रम करके आप जनन द्रव्य को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़े, आवश्यकता पड़े, उस संदर्भ में अपन उस लैब से किसी भी इंडिविजुअल भाग को लेकर के पादप उत्तक संवर्धन तकनीक के माध्यम से उसका मल्टीप्लिकेशन है वो करवा सकते हैं। क्लियर? अब जनन द्रव्य संरक्षण का जो काम है वो इंडिया में एक संस्थान काम करती है जिसका नाम है NBPGR, नई दिल्ली। ये जब बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास मैंने आपको बताया उसमें बता दिया था कि NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च एंड रिसोर्सेस सेंटर या इंस्टीट्यूट इन सेटअप किया हुआ है नई दिल्ली में। ये इस नई NBPGR के हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अधीन में और भी बहुत सारे रीजनल सेंटर भी कार्यरत होते हैं जो संभागीय स्तर पर जनन द्रव्य का संरक्षण करने का काम करता है। तो इस प्रकार से मानव में भी स्पर्म कोशिका और ईग से अंड कोशिका को भी IVF करने के लिए इसी प्रोसेस में लिक्विड नाइट्रोजन के 196 डिग्री सेल्सियस की तापक्रम तक संरक्षित रखा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये समस्त पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग थे। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपन किसी भी प्लांट को संवर्धित कर सकते हैं जो बहुमूल्य है, उपयोगी है किसान के लिए, अपने लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए। ठीक, तो ये टेक्निक्स पढ़ी अपन ने पहले, टेक्निक्स की अब अनुप्रयोग पढ़े। अब इसके अलावा एक इसी आधार पर है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट, पराजीवी पादप। बीटी कॉटन है, बीटी ब्रांजील है, तंबाकू है, इसके जैसे प्लांट है वो कैसे विकसित करते हैं, इस टेक्निक के द्वारा वो अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।